नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रबाबू ने राज्य की चौथी बार कमान संभाली है। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगी और एनडीए नेता भी शामिल हुए। दूसरी ओर मोहन मांझी ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। क्या मायने हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सरकार गठन के? विकास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ इस समय। रामकृपाल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्री दत्तन जी से। आपका भी स्वागत है दत्तन जी। और मैं शुरुआत आप ही से करूंगा दत्तन जी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सरकार का, एनडीए सरकार का गठन हो गया है। चंद्रबाबू जी ने शपथ ले ली है। विकास की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो सरकार का ये गठन क्यों महत्वपूर्ण आपको लगता है? क्या संदेश है? मनोज जी, आप देखिए, वो इसमें एनडीए का जो घटक दल है वो सारा जो उनका जो मेन फोकस है डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा वो चंद्रबाबू नायडू वाज कंसिडर्ड टू बी ए डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर। उन्होंने एक जगह एक टाइम पर था, उन्होंने आईटी रेवोल्यूशन हैदराबाद में लाने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ही था। पहले डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था उन्होंने भी, उसके बाद वो नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको एक दूसरा डायमेंशन दिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक ऑर्गेनिक कोइलेशन है दैट विल गिव मेजर इम्पेटस टू डेवलपमेंट है उनका एक मेजर फोकस। बिकॉज ये कोइलेशन भी डेवलपमेंट के और साउथ का जो डेवलपमेंट के साउथ में मतलब आंध्रा में जो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके उनका एजेंडा भी इस इलेक्शन में जनसेना हो पवन कल्याण का, उनका दूसरा नाम है पावर कल्याण। तो उसका जो उनका फोकस पूरा डेवलपमेंट है और उनका एक इमेज भी है, मतलब सोशल सर्विस का भी वो सब है। वो सब इसको ये कोइलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा। और उसके अलावा एक सेंटर में भी एक ऑर्गेनिक कोइलेशन बन गया है, वो दैट विल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली आंध्र प्रदेश। इसमें बहुत फ़ायदा होगा ये कोइलेशन में। और चंद्रबाबू नायडू जब एक उनका जो डेवलपमेंट फोकस है वो उसको भी इम्पेटस मिलेगा सेंटर से। जी रामकृपाल जी, आप कैसे देखते हो? क्योंकि अगर बात मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करूं तो गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तब, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री भारत के बने, तो टेक्नोलॉजी की बात हो या देश के विकास की बात हो, काफ़ी जोर रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और बात अगर मैं चंद्रबाबू नायडू जी की करूं तो विकास पे और टेक्नोलॉजी के जरिए चंद्रबाबू ने भी आंध्र प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने की अपने पहले कार्यकाल में की थी। दोनों की इस समानता को आप कैसे देखते हैं कि जब दोनों का विजन विकास को लेकर एक है? देखिए, जैसे अभी हमारे मित्र दत्तन जी ने कहा कि एक ऑर्गेनिक, ये जो एनडीए में आज का जो स्वरूप है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले नहीं था जी। और देखिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत, उनका भी जो एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति जो उनकी रही है वो एनडीए के साथ ही रही है और संयोजक भी रहे हैं। एक जो बहुत बड़ी समानता है, देखिए, हमेशा ये कहते हैं कि अच्छी दोस्ती, सच्ची दोस्ती सिद्धांतों और विज़न की होती है। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा अद्भुत चीज़ है कि दोनों, जैसा आपने कहा कि देखिए, मोदी जी ने संघर्ष करते हुए 2002 के बाद जो उनके सामने परिस्थितियाँ थीं, वहाँ से उनकी एक इमेज बदली कि ये आदमी फ्यूचरिस्टिक है, ये दूरदृष्टि रखता है और
भारत के समूचे हर तरह का कल्याण की बात सोचता है और विजन, मॉडर्न थिंकर है वो। यही बात चंद्रबाबू नायडू जी के समय रही। वो एक विजनरी माने जाते थे कि, और वहाँ विज़न सिर्फ आंध्रा नहीं होता था उनके विज़न में, क्योंकि वो जानते थे टेक्नोलॉजी जो है, वो जानते थे कि कैसे आने वाला समय तकनीक का समय होगा और कैसे ये भारत को मजबूत बनाएगा। और यही एक समानता दोनों में है। बल्कि मैं नीतीश को भी अगर कहूँ तो देखिए, नीतीश जी वो भी एक तरह से विकास के माने जाते हैं। और अगर आप देखें उनका परफॉर्मेंस, वहाँ भी उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर जो बिहार में किया, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसी भी विकास के लिए एक तो समाज में सौहार्द, शांति का वातावरण हो, यानी लॉ एंड ऑर्डर का दुरुस्त हो। प्लस वो भी एक तरह से विजनरी थे, क्योंकि उनका भी सपना था कि बिहार आगे बढ़े। तो मेरा ये कहना है कि ये जो, जैसा आपने, हमारे मित्र ने कहा कि ऑर्गेनिक, ये इसमें से कहीं इनऑर्गेनिक नहीं है कि हमको मतभेद होते हुए भी चलो हम आज किन्हीं परिस्थितियों के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जो एक वो थर्ड फ्रंट वाली कल्पना थी कि आज हम तुम्हारे साथ मिलके बड़े दुश्मन या बड़े प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हैं, लेकिन कल तुमसे भी लड़ेंगे, ये स्थिति नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दिमाग बहुत क्लियर है, आने वाला भारत का वर्तमान की अच्छी समझ है और भविष्य का एक पूर्वानुमान है। देखिए, तकनीक में वही आगे बढ़ सकता है जो तकनीक का पोटेंशियल, आने वाली तकनीक का पोटेंशियल जिसको पता हो। उसमें मोदी जी भी हैं, चंद्रबाबू भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो आज का आप देख रहे हैं, तो एक नेचुरल अलायंस है, इसमें कहीं भी अननेचुरल अलायंस या सत्ता की भूख के लिए नहीं है। इसीलिए देखिए, एक अकेला ये अलायंस है जो प्री पोल अलायंस है जी। बाकी जितने भी जब तक रहा है, चाहे यूपीए रही हो, उसमें पोस्ट पोल बहुत सारे लोग आए हैं, मिले हैं, बट प्री पोल अलायंस ये पहला अलायंस है जो एक दूसरे के साथ मिल के लड़ा है, कहीं भी एक दूसरे से नहीं लड़े हैं ये। तो ये बहुत ही भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत ही शुभ दिन है। और मेरी बहुत मंगल कामनाएं हैं। आज चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की जी। और जी दत्तन जी, अगर बात आंध्र प्रदेश के विकास की जाए, चंद्रबाबू जी को भी कुछ जरूरत है, विकास चाहते हैं वो आंध्र प्रदेश का। किस तरह की उनकी कल्पना है विकास को लेकर? आगे वो क्या करना आंध्र प्रदेश में चाहते हैं जिससे आंध्र प्रदेश का विकास हो? क्या एजेंडा है चंद्रबाबू जी का विकास को लेकर? बिल्कुल, आपने देखा होगा वो आईटी रेवोल्यूशन जो इंडिया में लाए थे, भारत में जो लाए थे, वो उसमें बहुत बड़ा भूमिका चंद्रबाबू नायडू का है। आपने हैदराबाद का नाम साइबराबाद हो गया था, क्योंकि वो बेंगलुरु इमर्ज करने से पहले आईटी हब होता था वो जो हैदराबाद। अब देखिए, एक और बात है, आप देखिए वर्ल्ड में सभी जगह, यूएस में भी देखिए, वो सारा टेक्नोलॉजिकल जायंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम वो आंध्रा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो एक अभी एक वो आप उसके बाद उनका जो जाने के बाद अभी तक वहाँ पर प्रॉपर वे में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो वेलफेयर पॉलिटिक्स करके वो इसको फ्री बीस दे के वो डेवलपमेंट मोमेंटम जो है हमको नष्ट हो गया था। तो अभी वो जो है ना, उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए और रिकैप्चर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एंड ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट। चंद्रबाबू नायडू डेवलपमेंट के मामले में बहुत क्लियर है। उनका मेरे ख्याल से एनडीए के साथ जो डिस्कशन हुआ था उसमें भी उनका ये आंध्रा के लिए, क्योंकि एक बाइफर्केशन के बाद उनका जो रिसोर्सेस का जो कमी हुआ है, उसको सेंट्रल कैसे उसको भरपूर करके वो उसको एक वेलफेयर थोड़ा सा और अच्छा सा डेवलपमेंट स्टेट बनाने का उनका फोकस है। वो इसलिए उनको सेंटर में भी एक अच्छा सा सिंपैथेटिक गवर्नमेंट चाहिए था। वो नरेंद्र मोदी जी भरपूर दे रहे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं। और अमरावती आपने देखा होगा, उसका कैपिटल भी बन रहे हैं, और उसका जो लेके जो आंध्रा में जो उत्साह है, वो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं,
वो बहुत ड्राइव करेगा डेवलपमेंट को आगे तक। जी मेरे ख्याल राम कृपाल जी, गठबंधन की मैं बात करूं, क्योंकि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, राज्य के विकास की बात कर रहे हैं, जाहिर सी दो केमिस्ट्री वाले लोग यदि साथ आते हैं या गठबंधन साथ आता है। मैं केमिस्ट्री की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज भी शपथ ग्रहण समारोह में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चंद्रबाबू जी बहुत सहज और सरल ढंग से जिस तरह संवाद कर रहे थे, उससे साफ लगता है कि जो केमिस्ट्री है दोनों के बीच वो बहुत अच्छी है और बहुत पुरानी है। अगर गठबंधन की बात मैं करूं तो 1996 से एक प्रकार से भाजपा और तेलुगु देशम का राजग के नाते रिश्ता रहा है। इस केमिस्ट्री को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आप देखें सचमुच तो वाजपेयी जी जो थे वो लीडर थे और बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, चीज़ों की उनकी अपनी समझ थी। लेकिन जैसे हमारे घर में क्या है कि मैं जिस एज में हूँ, मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस थिंकिंग है उसकी। मोदी जी में और चंद्रबाबू नायडू में एक बहुत बड़ी समानता ये है कि दोनों को आने वाले समय का आभास है। और देखिए सीधी बात है, अगर आपको आगे के 20 साल का 10 साल का टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल का कोई आभास नहीं है, तो 10 साल के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और अभी से अगर आप उसके लिए काम नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये इसलिए देखिए, मोदी जी मैं आज से बहुत पहले से कह रहा था, यहाँ जब 2000 सारी पार्टियाँ 2024 की बात कर रही थी, तब मैंने ये कहा था कि आप लोग 24 की बात कर रहे हैं और मोदी जी 24 साल आगे की बात कर रहे हैं। ये मैंने 23 में कहा था, यानी 2047। तो वो आदमी कितना आगे जाके सोच रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है, टेक्नोलॉजी में भी अगर आप देख लें, आपको मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। जब एशियाड यहाँ पर हुआ था, बसंत साठे उस समय आईबी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया में कलर टेलीविज़न इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको ताजुब होगा, भारत के सारे बड़े इंटेलेक्चुअल उठ के खड़े हो गए कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड द कलर टेलीविज़न। उसमें निखिल चक्रवर्ती से लेकर के आर मलकानी से लेकर के राइट लेफ्ट एवरीबॉडी वाज देयर। रघुवीर सहाय ने तो संपादकीय लिख दिया कि अब खून का भी रंग दिखेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि लोग 20 साल बाद का टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल नहीं वो कर रहे थे। ये तो आज बहुत अच्छी बात है कि 2024 में मोदी जैसा है वो 2047 की बात सोचता है और चंद्रबाबू नायडू भी सोचते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आज की ज़रूरत के हिसाब से नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के 20 साल 25 साल के लिए जो आने वाला समय होगा। क्योंकि अब जा कर के लोगों को ये लगने लगा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एक आता है। हमें पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, इसको डिसरप्ट करेगी। देन उसकी प्लानिंग पहले से आप करके रखिए। आज हम एआई की बात सोच रहे हैं। देखिए 2075 तक हमारे यहाँ बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल जीरो हो जाएगा, जो हमने वो किया हुआ है। अब आप सोचिए, आपने 2070 की प्रॉमिस की हुई है, तो प्लानिंग तो कहीं से आप करेंगे ना। आज देखिए सोलार में भारत में उसका ऑफिस खुला, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी। तो हमारे जो भविष्य की चिंताएं हैं, पर्यावरण, क्लीन एनर्जी, ये सब जो चीज़ें आने वाली हैं, एआई आ रहा है, उसके लिए अभी से हमको वो वर्किंग फोर्स तैयार करनी है। और आज ही अखबार में है, एक विदेश में किसी बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि भारत में ऑलरेडी वो तैयार हो रहा है। तो ये जो सिनर्जी है ना, भविष्य की चुनौतियों का आकलन मोदी और नायडू जिस बेहतर ढंग से करते हैं, क्योंकि दोनों को नॉलेज है और दोनों एक पिच पर सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जो मेरे भाई ने कहा कि ऑर्गेनिक है, वाकई ऑर्गेनिक है। जैसे दो विज्ञान के विद्यार्थी जानते हों उस चीज़ को और आगे बढ़ते हों। जाहिर सी बात है, जब 2047 में विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस और लक्ष्य है कि भारत विकसित भारत बने, और इसके लिए टीम इंडिया के रूप में वो चाहते हैं सभी राज्य आगे बढ़ें। जाहिर सी बात है, अगर नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं तो पश्चिम की भी करते हैं, और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत की बात, बिल्कुल। दक्षिण भारत को लेकर प्रधानमंत्री जी का नजरिया बेहद स्पष्ट रहा है कि दक्षिण का भाग और ज़्यादा विकसित और भविष्य की दृष्टि से विकास कर सकता है। बात चाहे कर्नाटक की हो, केरल की हो, तमिलनाडु की हो, या बात आंध्र प्रदेश की हो। आंध्र प्रदेश के जरिए एक बार फिर बीजेपी ने
विकास के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, दक्षिण भारत का जो जनादेश है उसको विकास के संदर्भ में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह तमिलनाडु में वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है या केरल में खाता खोला है, बिल्कुल। जाहिर सी बात है विकास के एजेंडे पर प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ा और उसको आगे रखा। आप कैसे देख रहे हैं इस पहलू को? बिल्कुल, साउथ दक्षिण इस बार प्रधानमंत्री का जो फोकस रहा है, क्योंकि वहाँ साउथ कैन कंट्रीब्यूट टू ए ग्रेट एक्सटेंट टू द डेवलपमेंट। वो हमारा डेवलपमेंट के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस, आपने कहा था बैंगलोर वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकली enabled persons and also technocrats and all, वो वहाँ पर बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्स है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। वो वहाँ पर ये जो 10 साल में जो वो नायडू जाने के बाद जो कालखंड है, वहाँ पर ये चूक हुई है हमारे, वो रिवाइटलाइज करने के लिए वो चंद्रबाबू नायडू विल प्ले ए मेजर रोल। दैट इज ऑल्सो एक और बात है, आप देखिए वो हम चाइना के साथ compete कर रहे हैं, चाइना कितना आगे बढ़ गया। वो इवन दो वी हैड एन एज, हम भारत को एक एज था, पर चाइना ने ओवरटेक किया क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह है। पर हमारा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के वजह से कई बार हम कैचअप नहीं कर पा रहे। तो ये वाला जो सभी जगह पे ये ऐसे सभी स्टेट्स में ऐसा वाला जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर्स आ जाएगा तो भारत आगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो साउथ में भी कोस्टल स्टेट्स को लेकर खास तौर पे प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है। बिल्कुल एंड ऑल्सो कोस्टल स्टेट्स, केरला हो, अभी उन्होंने कहा था कि केरला में सबसे ज़्यादा अभी लोग बोलते हैं कि केरला सबसे बड़ा ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सही है। पर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है, जो कंट्रीब्यूट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पर। तो इस बार पहली बार केरल में एक एम्स नहीं है। इस बार जो आपने सही कहा था, सुरेश गोपी ने जो एमपी चुन के आया है, उनका प्राथमिकता वो वहाँ पर एम्स बनाने के लिए है। तो वैसा वाला एक साउथ में भी, एंटायर साउथ में भी एक बीजेपी ने इस बार प्रधानमंत्री ने फोकस किया है और उसका फ़ायदा मेरे ख्याल से हो जाएगा। और चंद्रबाबू हैदराबाद विल प्ले ए मेजर पिवटल रोल। जी, चलिए आंध्र प्रदेश से चलते हैं उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में आज मोहन मांझी ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की और इस तरह बीजेपी की पहली उड़ीसा में सरकार बन गई। रामकृपाल जी, आप कैसे देखते हैं उड़ीसा में बीजेपी की सरकार? इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है विकास की दृष्टि से? देखिए, बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो अब तक वहाँ की सरकार थी उसने अपने हिसाब से बहुत कुछ काम किया, लेकिन जो मैं बात अभी कह रहा था ना, कि जब आप एक दूर का विज़न लेते हैं तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि लोकल स्थानीय पोटेंशियल कितना है उसको भी उभारना और उसको नेशनल हुकअप पर, जिसको कहते हैं नेशनल ग्रिड से एक तरह से जोड़ना। इसमें उड़ीसा की जो स्थिति रही है, उड़ीसा का जो मिनरल के मामले में है, तमाम तरह का, मुझे लगता है कि उसका एक्सप्लोरेशन जिस ढंग से होना चाहिए था नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ी बात मोदी जी का जो विजन है चंद्रबाबू नायडू का, कि लोकल को नेशनल बनाइए, यानी हर जगह पे कोई न कोई पोटेंशियल है। मैं अंग्रेजी में उसको इस तरह कहता हूँ कि देखिए, लीडरशिप की एक क्वालिटी क्या होती है, हर क्षेत्र में, हर जगह पे, हर व्यक्ति में कोई न कोई पोटेंशियल है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको कहते हैं करंट स्ट्रेंथ। किसी की करंट स्ट्रेंथ को, यानी सीएस को डीएस तक ले जाना, डीएस का मतलब है डिजायर्ड स्ट्रेंथ तक। आप में ऊर्जा है, लेकिन मैं आपकी ऊर्जा से मुझे एक टुल्लू पंप जैसा पानी चाहिए, तो मैं वहाँ पे 10 हॉर्स पावर का इंजन लगा के क्या करूँगा? तो ये जो पोटेंशियल है, यानी सीएस टू डीएस, ये लीडरशिप की क्वालिटी है जो मोदी जी में है, चंद्रबाबू नायडू में है। और उड़ीसा
जैसा वो कह रहे थे, जैसे अभी साउथ की बातें आपने की, उड़ीसा का पोटेंशियल, जैसे मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि उनके साथ हमेशा चलता है विकास और विरासत, ये दोनों होती हैं। तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा में कल्चरली इतना बड़ा है, आप जानते हैं कैसे कैसे कितने लोगों को ज्ञानपीठ मिला है, उड़िया में इतने बड़े बड़े चिंतक और राइटर हुए हैं, प्लस वहाँ का जो ज़मीनी संपदा है उसका ढंग से अगर दोहन किया जाए सारी चीज़ें, तो उड़ीसा एक विकास में बहुत आगे जा सकता है, जो किन्हीं कारणों से बहुत पीछे रह गया। उड़ीसा को लोग केवल जानते हैं, इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं, लेकिन बेसिकली वो जैसे कालाहांडी कभी हुआ करता था, याद है आपको जी। तो वो उड़ीसा में जितना पोटेंशियल है, मुझे अब लगता है कि शुरुआत हो रही है। और दूसरी बात, उड़ीसा में भी एक होता है कि कोई एक ऐसा विधायक जो कभी फुटपाथ पे सोता था, जिसे मकान नहीं अलाट हुआ था, वो फुटपाथ पे सोया और उसका मोबाइल चुरा ले गया, आज वो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। ये इससे क्या होता है कि एक गरीबों का जो एम्पावरमेंट होता है, यानी जो पिछड़े, मैं गरीब तो नहीं कहता, हाशिए पर, जैसे लगता है कि वो भी सत्ता में है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। एक सोशल एम्पावरमेंट किसी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से ही बड़ी चीज होता है। अगर आप में ये विश्वास आ जाए कि हम हैं, हम इस सत्ता के मालिक हैं, मतलब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम काम करेंगे, तो वो पोटेंशियल मुझे लगता है उड़ीसा में शुरू होगा और उड़ीसा का कायाकल्प निश्चित है। जी, जाहिर सी बात है, उड़ीसा जनजाति समाज वाला, आदिवासी जनसंख्या के प्रभाव वाला एक राज्य है, जहां पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। आदिवासी जनजाति समाज की अगर मैं बात करता हूं, जाहिर तौर पर सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का जो सफ़र है वो मोहन मांझी जी ने पूरा किया है, उस लक्ष्य को हासिल किया है, उस उद्देश्य को हासिल किया है। दत्तन जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्योंकि देश के 10 ऐसे राज्य हैं जो आदिवासी जनजाति समाज की दृष्टि से प्रभाव वाले हैं, उसमें से 7 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं? एक आप सर ने सही बोला है कि ओडिशा एक रिसोर्स रिच स्टेट है, फिर भी क्यों वो पीछे हो गए, तो उसके ऊपर एक आदमी को एनडीए ने जो चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो भी देखिए, वो आपको डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिसोर्सेस होने से डेवलपमेंट नहीं होगा। वो ओडिशा का एग्जाम्पल वही है, क्योंकि रिसोर्सेस सिर्फ होने से, बट जो सेंसिबल पर्सन को वहाँ पर, आदमी को वहाँ पर लाना है, वो उनका जो ग्रास रूट लेवल का प्रॉब्लम समझते हैं। डेवलपमेंट एक साथ सारे लास्ट माइल तक जाना है, तो लास्ट माइल में जो खड़े हैं उनको उभर के लेके आना है। तो वो ऐसा वाला एक सक्षम आदमी है वो मोहन मांझी जी। तो मेरे ख्याल से वो उनका ही नोज द प्रॉब्लम्स, तो उसको ठीक से ही विल बी एबल टू डिलीवर ऑल्सो। अभी तक का मैं कह रहा हूँ, नवीन बाबू जो है अच्छा चीफ मिनिस्टर रहा है, पर उससे भी ज़्यादा ग्रास रूट नॉलेज नवीन बाबू का ही वॉज वेरी पॉपुलर, पर फिर भी उनको ओडिया अभी तक आता नहीं था। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो ये ग्रास रूट लेवल, उन्होंने सही बोला था, एक फुटपाथ पे सोने के लिए भी तैयार है, ऐसा वाला एक आदमी, और टीचर रहा, ऐसा वाला एक आदमी आने से जो ग्रास रूट लेवल का प्रॉब्लम भी, वो भी इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। आप केवल रोड्स और हाईवेज से डेवलपमेंट नहीं होता है, लास्ट लाइन पे जो खड़े हैं वो ऊपर आएंगे, तभी समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी विकास हो, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। और मोहन मांझी जी की जो यात्रा है, मुख्यमंत्री पद की आज उन्होंने शपथ ली, ये उसको दर्शाता है बिल्कुल कि आगे बढ़ने का जो अवसर है वो किस तरह समाज में मिलता है। बात मैंने टीम इंडिया की थी राज्यों के साथ। जाहिर तौर पे अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी है, जहां पर विधानसभा चुनाव हुआ। टीम इंडिया की हम जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी टीम इंडिया कहते हैं, तो देश के विकास की बात वो कहते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2 राज्यों में आज सरकार का गठन हुआ है, सरकार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा है, कम से कम आपको भी मनोज जी याद कीजिए कि मुख्यमंत्री शपथ ले रहा हो और हम लोग विकास की बात करें जी।
ये अपने आप में एक नया चेंज भी है। आप देखिए पहले नहीं होता था, राजनीति की बातें होती थी, फलाना की बातें होती थी, लेकिन जैसे कहते हैं कि राजनीति का सबसे बड़ा विषय ही विकास है। और वरना राजनीति है किस लिए? राजनीति इसलिए नहीं है कि किसी को लड़ाना, राजनीति समाज सेवा है। और समाज की सेवा आप तभी कर सकते हैं जब आप कुछ पैदा करें। अभी देखिए इस इलेक्शन में क्या था, दो चीज़ें बहुत साफ दिखाई पड़ रही थी। एक कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन पर थे, भाई कर दो डिस्ट्रीब्यूट, बट हाउ लॉन्ग? अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या? इसीलिए विकास कोई चॉइस नहीं, ये मानव सभ्यता का एक अनिवार्य शर्त है। और मानव समाज हमेशा से विकास करता रहा है। उसको क्या होता है कि जो अच्छे लोग आते हैं, बात वही है, देखिए आप पैदल जा रहे हैं, एक बीच में से एक आ गया साइकिल वाला, कहा भैया इस पे बैठ जाओ, तो गति मिल जाएगी। ऐसे नाव जैसे मान लीजिए सागर में बह रही है तो हवा जिधर चलेगी उधर को ले जाएगी, लेकिन अगर आप एक पाल लगा लेते, एक इंजन लगा लेते हैं, तो जो विकास नेचुरल रूप से 100 साल में होता वो विकास आप 10 साल में कर सकते हो। और आईटी का देखिए यही कमाल है कि जो अचीवमेंट आप 100-200 सालों में नहीं कर पाए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, वो आप 2 दशक में कर रहे हो। बस ये हो जा ऊपर बैठा हुआ एक विजनरी हो, और जहां ये विकास स्वतः कोई एक रास्ता मांग रहा है, वहां आप उसको रास्ता सुलभ कराएं। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीम इंडिया को जो लीड करते हैं, जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे भारत का विकास करना चाहते हैं और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास हो, ये भी उनके सुशासन का लक्ष्य रहा है। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।